दोस्तों नमस्कार। मुकारमल खिचड़ रिटायर्ड फौजी एंड इंग्लिश लेक्चरर। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जितने भी इस वीडियो को ग्रामर को देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया कि आप इंग्लिश ग्रामर का मेरे माध्यम से जो पढ़ाई की ग्रामर पोर्शन है उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो इसकी आवश्यकता समझते हैं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं जब आपको वीडियो फेसबुक के माध्यम में या यूट्यूब चैनल फौजी इंग्लिश गुरु ओंकारमल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का आप और अपने बच्चों का और ख़ास करके जो इंग्लिश की ग्रामर का जो एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, उन सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। नाउ वी स्टार्ट टुडे a framing of sentences of a present perfect tense in which the has or have as a helping verb are used। इंग्लिश में बोल करके ज़्यादातर हिंदी का प्रयास कर रहा हूँ मैं, ताकि उन बच्चों तक समझ में आ जाए, बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं या 10वीं क्लास के बच्चे हैं, 12वीं क्लास के हैं, या जो इंग्लिश स्पोकन का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हमें हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसके अंदर हमने कल बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंदर तो चुका है, चुकी है, चुके आते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर पहचान करनी है तो हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब हैज़ है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। मेरा पीछे का वीडियो देख लेना आप कल का, उसमें आपको वर्ब के बारे में कुछ बताया है, लेकिन वर्ब का टॉपिक अलग से और बताऊंगा मैं आपको। तो इसके अंदर इंग्लिश के अंदर सीधी एक ही पहचान है कि सब्जेक्ट आता है, उसके साथ हैज़ हैव तुरंत उसके और मुख्य क्रिया से पहले मेन वर्ब से पहले हैज़ हैव का एज ए हेल्पिंग वर्ब के यूज प्रयोग में लिया जाता है वो, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, पास्ट पार्टिसिपल लगती है, तो समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और हिंदी में आप को बताया जैसे चुका, चुकी है, चुके इत्यादि आते हैं, लेकिन इसके अंदर इंग्लिश में और समझने वाले, हिंदी में समझने वाले ये समझें कि काम पहले है, वर्तमान में तो समाप्त हो चुका है, लेकिन काम पहले कब स्टार्ट हुआ इसका पता नहीं रहता है, वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ना अब हमें विभिन्न प्रकार की मेन वर्ब ली हैं, उन मेन वर्बों को आपको बताना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले मैंने ली है प्ले, इसकी जो बेस फॉर्म है वो प्ले है, पास्ट है वो प्लेड है, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है वो प्लेड है। और उसके बाद में अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं फर्स्ट फॉर्म के बेस फॉर्म के साथ, प्रेजेंट फॉर्म के साथ, तो प्लेइंग हो जाता है। इस पर हम 6 वाक्य बनाएंगे। दूसरी एक मैंने वर्ब ली है गो का, तीसरी मैंने ली है राइट का, चौथी ली है मैंने ईट का, और नेक्स्ट लिए मैंने सिंग गाना, और फिर टीच पढ़ाना, और चीट धोखा देना, नकल करना, और किल जान से मारना। इनके ऊपर मैं आपको स्पीड से यानी एक एक सेंटेंस बताऊंगा और ध्यान से सुनिए इनको। जैसे हमने प्ले के ऊपर लिया है तो प्ले थर्ड फॉर्म में प्लेड होता है, तो एक सेंटेंस बनाते हैं आई हैव प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं। तो फर्स्ट फॉर्म यानी सब्जेक्ट आ गया आई, हैव आ गई हेल्पिंग वर्ब, और प्लेड है वो थर्ड फॉर्म आ गई पार्टिसिपल, फास्ट पार्टिसिपल, और फुटबॉल है वो ऑब्जेक्ट आ गया।
इसी तरह से हम 5 वाक्य और बना लेंगे। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, हैव आई प्लेड फुटबॉल, हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल, वाई हैव आई प्लेड फुटबॉल, वाई हैव आई नॉट प्लेड फुटबॉल। ओके, दूसरा हम वी के ऊपर लेते हैं, वैसे ही गो के ऊपर लेते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म है, और उसके बाद में गोन है वो पास्ट पार्टिसिपल है जिसका हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो इसके अंदर हमें वी के ऊपर लेते हैं। तो मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो वी हैव गोन टू स्कूल। टू इसलिए लगा है कि जब एक दो चीज़ें संपर्क में आती हैं तो टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, यहाँ प्रीपोजिशन है टू। तो अब आगे वाक्य बना लेंगे। वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा चुके हैं। इसी तरह से हैव वी गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल जा चुके हैं। हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके हैं। वाई हैव वी गॉन टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जा चुके हैं। वाई हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल, हम स्कूल क्यों नहीं जा चुके हैं। ये 6 सेंटेंस अगर आप बना लेते हो तो आपकी पूरी आपकी जो टेंस है वो पूरे समझ में आ जाते हैं। मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के हैं वो तो अलग सेपरेट चीज़ है। ये एक मैंने फॉर्मेट बनाया इजी, जिसके लिए बच्चा अंडरस्टैंड कर सकता है कि इस तरह से वाक्य अगर बन जाते हैं, 6 वाक्य सेंटेंस बन जाते हैं, तो बच्चे के इट विल बी वेरी इजी फॉर द स्टूडेंट टू हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ द वेरियस टेंसेस। बच्चे के समझ में आ जाता है किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जितने टेंस हैं उनके वाक्यों को कैसे से बनाया जा सकता है। वेरी इजी है, बहुत इजी है। नो हमें एक लिखने का लिखा है, राइट में लिखना होता है, बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है। इसको राइट डब्ल्यू है वो साइलेंट रहता है। इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे वर्ड हैं जो शुरू के अंदर साइलेंट रहते हैं और उनके बाद में उसको जैसे WRIT राइट बोला जाता है। तो आप कहोगे कि RIGHT राइट माने सही होता है, राइट माने अधिकार भी होते हैं राइट्स में। तो ये इससे निर्भर करता है कि बोलने वाला स्पीकर और लिसनर सुनने वाला वो समझाता है कि इसके अंदर वो राइट है, वो एक ठीक है, वेल, और वो राइट्स है, अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। तो उसके अंदर हम जब सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का, तो उसमें हम लोग पहचान जाते हैं कि ये राइट कौन सा है। तो राइट और रोट, WROT रोट, पास्ट फॉर्म, रिटन WRITTN। बहुत ज़्यादातर बच्चे हैं वो सिंगल टी लिखते हैं, गलती है, WRITTEN होता है। तो इसके ऊपर लेते हैं कि तुम एक पुस्तक लिख चुके हो। यू हैव सेकंड पर्सन है यू, आई और वी पर मैंने फर्स्ट पर्सन पर बनाया प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो उसके अंदर यू हैव रिटन ए बुक, यू हैव नॉट रिटन ए बुक, यू हैव नॉट रिटन ए बुक, हैव यू रिटन ए बुक, वाई हैव यू, हाउ हैव यू रिटन ए बुक। WH वर्ड पर कोई भी बना सकते हो जिसका अर्थ सही निकलता हो। और वाई हैव यू नॉट रिटन ए बुक। इसी तरह से हम दे के ऊपर चलते हैं। दे मीन्स वे बहुवचन प्लूरल है, तो उसमें मैंने ईट का लिया प्रयोग कि वे खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन ए फूड, ईटन फूड। दे हैव नॉट ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड। ईट एट, EAT, ईट मानी खाना, खाना मैन वर्ब है, खाना। हम ऐसे बोलते हैं खाना, ये भी है खाना, दो अर्थ हैं। खाना भोजन फूड वो भी सही है, लेकिन खाना खाना ये ईट है, EAT ईट मानी खाना, खाना। और दूसरा ATE खाना खाया, खाया, खाना खाया, खा चुका, ईटन, EATEN ऐसा अर्थ है इसका। ईट मानी खाना, एट मानी खाया, और इट मीन्स खा चुका, और ईटिंग मानी खा रहा है। इसके अंदर 3 फॉर्म अलग अलग, मतलब EAT एट बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल ATE एट है, थर्ड फॉर्म EATEN ईटन है। और उसके बाद भी इसमें TEN लगा हुआ है, अंत में EN लगाया है इसमें। अब इसके बाद में जैसे दे हैव ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड, हैव दे ईटन फूड, हैव दे नॉट ईटन फूड, वाई हैव दे ईटन फूड, वाई दे हैव नॉट ईटन फूड। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसमें सारे सेंटेंस हैं, वो लैंग्वेज है वो कवर हो जाती है। जैसे अभी राम सीता गाना गा चुके हैं, तो गाना 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 सॉन्ग, गाना गाना सिंग, गाना सिंग SING सिंग सेकंड फॉर्म में, इसी फर्स्ट फॉर्म है ये। सेकंड जो पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बोलते हैं, वो सैंग है, आई की जगह ए लग जाएगा। और थर्ड फॉर्म है यू लगेगा, SUNG संग, सिंग सैंग संग और सिंगिंग। तो इसका आपको थर्ड फॉर्म लगानी है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो राम एंड सीता हैव संग ए सॉन्ग, राम एंड सीता हैव नॉट संग ए सॉन्ग, हैव राम एंड सीता संग ए सॉन्ग, हैव राम एंड सीता नॉट संग ए सॉन्ग, वाई हैव राम एंड सीता संग ए सॉन्ग, वाई हैव राम एंड सीता नॉट संग ए सॉन्ग। इस तरह से आप अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फर्स्ट में जो वर्ड आएगा वो कैपिटल होगा, और कोई भी व्यक्ति का नाम या किसी शहर का नाम आता है तो वो वाक्य के बीच में आता है तो भी कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल नहीं होता। वह पुस्तक पढ़ चुका है, इसमें बच्चे गलती करते हैं पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना होता है पढ़ा, मैंने लिखा है वह पुस्तक पढ़ा चुका है, तो यहाँ टीच आएगा, TEACH, टीच मानी पढ़ाना। अध्यापक जो पढ़ाता है उसको टीच बोलते हैं। रीड होता है वो पढ़ना होता है, खुद पढ़ना, रीड। इसमें बच्चा गलती कर देता है। इसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, TAUGST टॉट, और थर्ड फॉर्म इसकी बन जाएगी टॉट। थर्ड फॉर्म का मतलब पास्ट पार्टिसिपल, टीच, टॉट, टॉट। सेकंड और थर्ड सिमिलर हैं, और उसके बाद टीचिंग। ING हमेशा बेस फॉर्म के साथ लगता है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट फॉर्म के साथ लगता है, सेकंड और थर्ड के साथ नहीं लगेगा, बेस फॉर्म होती है वो। टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग। तो इसमें लिखा है मैंने वह पुस्तक पढ़ा चुका है, ही हैज टॉट ए बुक, ही हैज नॉट टॉट ए बुक, हैज ही टॉट ए बुक, हैज ही नॉट टॉट ए बुक, व्हाई हैज ही टॉट ए बुक, व्हाई हैज ही नॉट टॉट ए बुक। बच्चों इस तरह से पहले आप मैन वर्ब को अपने कॉपी में लिखें, 10-12 मैन वर्ब, और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लिख लें, फिर उसके बाद में प्रोनाउन और नाउन लिख लें, और उसके बाद आप वाक्य बनाओ। क्या शानदार वाक्य बनते हैं, बहुत मज़ा आता है, मतलब आपको लिखने में मज़ा आएगा। मैं इतना बुढ़ा हो गया, देख लो 62 साल 63 साल में चल रही है, अभी भी बच्चों के साथ मैं होमवर्क करता हूँ। ये जो मैं टीचिंग आपको बता रहा हूँ यहाँ, ये सारा का सारा बच्चों को पहले सुबह में पढ़ा देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको यहाँ आकर के ये वीडियो डालता हूँ। ये सुबह मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, एक बच्चा 5th क्लास में भी है, उसको मैंने इंग्लिश के ग्रामर के अंदर डाल दिया, और वो सारे के सारे अपना सेंटेंस बना करके लाते हैं। उनको मैं करेक्शन करता हूँ, फिर उसको गृह होमवर्क की कॉपी उसमें करवाता हूँ, और मैं भी मेरा सेंटेंस है वो फ्रेम करता हूँ, वो सेंटेंस उनको लिखाता हूँ। तो आप अगर खुद पढ़ा रहे हो, तो आप अगर ये समझते हो कि मैं बहुत एक्सपर्ट आदमी हूँ, दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ऐसे फ्रेम करके या अपना होमवर्क खुद करके अगर क्लास में आप पढ़ाते हो तो बहुत शानदार मजा आता है। देखिए अब हम चलते हैं कि धोखा देना। ही हैड चीटेड, ये चीट है, ईडी जिसमें लगता है और टी लगता है या डी लगता है, वो आपको कल मैंने बताया था कि वी के मेन वर्ब होती है, यानी वी के कमजोर मेन वर्ब होती है, जिसमें डी, टी और ईडी लगता है, ये ध्यान रखना है। और जैसे ही हैज चीटेड हिम, ही हैज नॉट चीटेड हिम, हैज ही चीटेड हिम, हैज ही नॉट चीटेड हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट है, वह उसे धोखा दे चुका है। ही हैज चीटेड हिम, ही हैज नॉट चीटेड हिम, वह उसको धोखा नहीं दिया है, उसने नहीं दे चुका है, नहीं दिया है।
उसके बाद हैज़ ही चिटेड हिम, हैज़ ही नॉट चिटेड हिम, वाई हैज़ ही चिटेड हिम, वाई हैज़ ही नॉट चिटेड हिम। कहीं न मार खाओगे नहीं, कहीं खाओ। इंग्लिश फर्राटेदार बोलोगे, मैन वर्ब छांट के बहुत सारे लिख लो और उनके ऊपर सेंटेंस बनाते जाओ। और सारे टेंसों के 3 नियम हमेशा याद रखो कि आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगेगी, कहीं भी नहीं अटकोगे। और उसके बाद आगे जाके धीरे धीरे ग्रामर, आर्टिकल, प्रीपोजिशन ऐसे चलते रहते हैं, वो जुड़ते जाते हैं आगे आगे। लेकिन ये बहुत बड़ा भंडार है, यू हैव टू लर्न इट एंड डिपॉजिट इन योर लाइफ। इट इज अ ग्रेट वेल्थ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ये मान टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा का एक भंडार है। उसको आप बढ़ाओगे जितना ही कम होगा, और दूसरों को जितना बांटोगे उतना ही कम होगा, उतना ही पुण्य होता है आपको। आप चले जाओगे लेकिन आपकी आवाज़ है, यानी जो बच्चे आपके पास पढ़े हुए हैं और दूसरों को पढ़ा रहे हैं या अन्य किसी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं देश को, वो आपकी आवाज़ है। और आप अगर नहीं पढ़ाओगे शिक्षक होकर के बच्चों को, तो आप अपनी आवाज़, जो आपके पास जो ज्ञान आपने अर्जित किया था, वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आपका ज्ञान इस दुनिया में नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर शिक्षक हो तो मेरा एक ही कहना है कि आखिरी दम तक यू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू टीच द स्टूडेंट्स मच मोर इन द क्लास एंड वेयर यू गेट द टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करो, इससे आपका भी नॉलेज बढ़ता है, बड़ा एक संतुष्टि मिलती है शाम को सोते हैं तब, और बच्चों को भी बहुत, लोगों को बहुत इसका बेनिफिट होता है। ओके, नाउ वी विल टेक द किल। गोपाल हैज किल्ड ए स्नेक। गोपाल हैज सिंगुलर नाउन है, गोपाल एक वचन है, इसका हम ही का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये मेल है। गोपाल हैज किल्ड ए स्नेक, गोपाल हैज नॉट किल्ड ए स्नेक। गोपाल ने सांप नहीं मारा है, नहीं मार चुका है, ऐसे भी बोल सकते हो। गोपाल हैज नॉट किल्ड ए स्नेक, हैज गोपाल किल्ड ए स्नेक, हैज गोपाल नॉट किल्ड ए स्नेक, व्हाई हैज गोपाल किल्ड ए स्नेक। गोपाल ने सांप को क्यों मारा या क्यों मार चुका है। व्हाई हैज गोपाल नॉट किल्ड ए स्नेक। अंत में इंटरोगेटिव साइन सबके लिए मैं बता रहा हूं कि साइक्रिया से कोई भी वाक्य शुरू होगा, WH वर्ड से कोई भी वाक्य शुरू होगा, उसके अंत में इंटरोगेटिव साइन होगा। और कोई भी सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन या सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है तो अंत में फुल स्टॉप आता है। अगला अब हमें आपको बताया है ये फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कल भी बताई थी मैंने, आज ये इसका प्रेजेंट परफेक्ट का एंड है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। एक चीज़ और, जैसे मैंने लिंकिंग वर्ब के बारे में बताया था कि ये एक 2 डब्बों को जोड़ने का एक इंजन काम कर रहा है। इज एम आर जैसे कर रहा है वैसे हैज हैव कर रहा है, और हैज हैव है ये कई बार ये में मुख्य क्रिया भी है। जैसे मैं आपको बताते हैं, मुख्य क्रिया का रूप बाद में बताऊंगा, पहले इसको मैं लिंकिंग वर्ब के रूप में आपको बताता हूं। जैसे आई हैव ए कार, जहां हैव के बाद में मैन वर्ब नहीं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करे। मेरे पास एक कार है, इसका नेगेटिव क्या बनाओगे, मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नॉट ए कार। इसका इंटरोगेटिव क्या, नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैव आई ए कार, क्या मेरे पास एक कार है, क्या मेरे पास एक कार नहीं है, हैव आई नॉट ए कार। मेरे पास एक कार क्यों है, वाई हैव आई कार ए कार। मेरे पास एक कार क्यों नहीं है, वाई हैव आई नॉट ए कार। बनाना इसी तरह से आप इसको हम हैव को मेन वर्ब में भी काम लेते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों, ये प्यारे बच्चों और जो भी परीक्षा देने वाले हैं, ये जो हैव है वो फर्स्ट फॉर्म भी है।
हैव माने रखना, कीप। अब मेन वर्ब का काम कर रही है। हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव है, बेस फॉर्म रखना। हैव ऐसे हैज हैव है वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, लेकिन हैज हैव है वो क्या है, बेस फॉर्म भी है, रखना। इसका अर्थ ये है। सेकंड फॉर्म क्या है, ये पास्ट इसकी हैड है, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड, और हैविंग ई हट जाएगा। अब वाक्य बना के दिखाता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बढ़ेगा। आई डोंट हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय नहीं है। आई डोंट हैव ए काउ। डू आई हैव ए काउ, क्या मेरे पास एक गाय है। डू आई नॉट हैव ए काउ, क्या मेरे पास एक गाय नहीं है। वाई डू आई हैव ए काउ, एक गाय को मैं क्यों रखता हूं, मेरे पास एक गाय क्यों है। वाई डू आई हैव नॉट ए काउ, मेरे पास एक गाय क्यों नहीं है, एक गाय को मैं क्यों नहीं रखता। बनाना डू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नेगेटिव इंटरोगेटिव सब सेंटेंस आ गए। और हैव क्या कर रही है, डू के बाद में हैव आ रहा है, वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। जैसे और बताता हूं। आई हैव नॉट ए बंगला, आई डू नॉट हैव ए बेफेलो। ये यहां वो मैंने बताया आई हैव ए बंगला या आई हैव ए बेफेलो, वो लिंकिंग वर्ब बना है, उसके बाद हैव के बाद मुख्य क्रिया नहीं है। यहां डू नॉट आया, डू आ गया। ही डज हैव ए कार, देखा। अब इसके बाद में हमें उसके पास एक बस है। ही हैज ए बस, ही हैज नॉट ए बस, हैज ये बस, क्या उसके पास एक बस है, सिंगुलर नाउन है ना, ही मेल के लिए। हैज ही नॉट ए बस, वाई हैज ही ए बस, वाई हैज ही नॉट ए बस। कितना सिंपल है। उसके पास बस क्यों नहीं है, उसके पास बस क्यों है, क्या उसके पास बस है नहीं है, क्या उसके पास बस है। इस तरह से आप अब हैज हैव को जैसे मैंने बताया कि आपकी ये सेकंड फॉर्म भी है। हैज हैव तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, और हैड सेकंड पास्ट सिंपल की है, और पास्ट पार्टिसिपल है वो उसकी थर्ड फॉर्म है। पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं इसको, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तो ये बच्चों को समझाने के लिए हो गया। इसको प्रेजेंट फॉर्म है और बेस फॉर्म क्यों बोलते हैं कि उसकी शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसलिए इसको बेस कहते हैं। पास्ट क्यों बोलते हैं, इसके सेकंड फॉर्म पास्ट का मतलब दैट वर्क हैज बीन डन इन द पास्ट, इसलिए इसको पास्ट सिंपल बोलते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं, ये इसलिए बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि दैट वर्क इन द प्रेजेंट इन द पास्ट एट व्हाट टाइम इट वाज स्टार्टेड वी डोंट नो। वर्क वाज स्टार्टेड इन द पास्ट टाइम, काम भूतकाल के अंदर स्टार्ट हुआ लेकिन ये पता नहीं कब शुरू हुआ। बट द वर्क हैज बीन फिनिश्ड नाउ, लेकिन काम अब समाप्त हो चुका है, इसलिए प्रेजेंट उसको पास्ट था पार्टिसिपल है, इसलिए थर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब उसके बाद में हमें जैसे एक आदमी सिंगुलर नाउन का है, जैसे एक वाक्य लिया हमने, मैं एक गाय रख चुका हूं। आई हैव, अब हैज हैव देखिए आप, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई हैव हैड ए काउ, मैं गाय रख चुका हूं या रखता हूं। आई हैव हैड ए काउ, केप्ट, आई हैव केप्ट ए काउ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, और थर्ड फॉर्म लगी है हैज हैव की, हैड, हैज हैव हैड एंड हैड। समझ में आया। आई हैड नॉट, आई हैव नॉट हैड ए काउ, हैव आई हैड ए काउ, हैव आई नॉट हैड ए काउ,
मुख्य क्रिया काम कर रहा है, हेड है वो हैव लगा इसमें, और इसके बाद में हेड है वो मुख्य क्रिया काम कर रही है, और वहां डू नॉट हैव है वो मुख्य क्रिया का वहां भी काम कर रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में भी हेड का हैज है वो रखने का काम कर रही है, मुख्य क्रिया काम कर रही है। यहां आकर के लोगों को कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद में जैसे हम बनाते हैं कि उसके पास एक ऊंट है या रख चुका है, ही हैड ए कैमल, उसके पास एक ऊंट है, ही हैज, दो अर्थ निकलेंगे इसके, उसके पास एक ऊंट है, ही हैज ए कैमल। इसका तो मतलब है उसके पास आज भी वो ऊंट है, लेकिन ही हैज हैड ए कैमल, वो काम समाप्त हो गया है। काम पास्ट में शुरू हुआ था, अब समाप्त हो गया है। अब उसके पास ऊंट है या नहीं है, कैमल है क्या नहीं है, इस बात का कोई पता नहीं। ही हैज हैड ए काउ। थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालिए, यू विल अंडरस्टैंड। आई हैव ए कैमल, मेरे पास ऊंट है। नाउ प्रेजेंटली ही इज इन पोजीशन ऑफ द कैमल, द ओनर ऑफ द कैमल इज प्रेजेंटली पोजीशन इन द कैमल। वर्तमान में वो ऊंट उसके पास है, लेकिन वो अगर ये कहता है कि आई हैव हैड ए कैमल, तो रख चुका है। अब है कि नहीं है पता नहीं है, वी डोंट नो वेदर ही हैज और नॉट। दोनों सेंटेंस में क्लियर हो रहा है कि आई हैव ए काउ कैमल, आई हैव ए कैमल, अब है उसके पास। वी कैन डिक्लेयर दैट द मैन हु इज सेइंग दैट आई हैव ए कैमल इट प्रेजेंटली इन पोजीशन ऑफ द कैमल। लेकिन वो अगर ये बोलता है ही हैज हैड ए कैमल, दैट वर्क हैज बीन फिनिश्ड, ये मैन वर्ब का काम कर रहा है, हैव, हैड आ गई। नाउ ही इज इन पोजीशन ऑफ द कैमल और व्हाट ही डिड वी डोंट नो, बट अर्लियर ही वाज इन पोजीशन ऑफ द कैमल, लेकिन पहले उसके पास ऊंट था। अब हो सकता है नहीं भी हो सकता है। गॉट माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है एकदम। नाउ ये चीजें आपको मैन वर्ब का, मैंने लिंकिंग वर्ब का बताया, और हैज हैव है वो मैन वर्ब का भी पोर्शन बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। अब आपको मैं क्लियर कर रहा हूं हर चीज को। अगर डाउट होता है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज राइट इन द कमेंट्स, आई विल गिव यू रिप्लाई। नाउ सेकेंडली, हैज टू और हैव टू मैंने बताया था। हैज टू और हैव टू, इसके ऊपर हम वाक्य, वो जो 6 वाक्य बनाते हैं वो बना करके दिखाता हूं। ये किसके लिए हैज टू और हैव टू, ये कल बताया था मैंने, फिक्स टाइम के लिए होता है। जैसे ही हैज टू गो टू स्कूल बाय 7 o'clock इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह 7 बजे उसको स्कूल जाना है। ही हैज नॉट टू, नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। He has not to go to school by 7 AM in the early morning. Has के बाद नोट आ रहा है, और नोट के बाद टू आ रहा है, और टू के बाद में मैन वर्ब आ रही है। He has not to go to school by 7 AM in the morning. अब नेगेटिव बना रहा हूं। Has he to go to school by 7 AM in the morning? Has यहां क्या कर दे रही है? दूसरा इसके ऊपर प्रेशर भी है, फिक्स टाइम है। हैज क्या उसे सुबह 7 बजे स्कूल में जाना है? हैज ही नॉट गो टू स्कूल बाय 7 AM इन द मॉर्निंग? क्या उसको सुबह 7 बजे सुबह नहीं जाना है? He has to go to school, उसको जाना है, निश्चित समय, फिक्स टाइम है। Why has he to go to school by 7 AM in the morning? उसको सुबह 7 बजे स्कूल क्यों जाना है?
जाना, वाई हैज ही नॉट टू गो टू स्कूल 7 am, ऐसा फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए आता है। इज टू आर टू एम टू, उसमें फिक्स टाइम नहीं होता है। अब उसके बाद में हमें आपको मैंने हैज़ टू और हैव टू के बारे में बताया है। हैज़ टू हैव टू वही है जो आपको मैंने बताया है, फिक्स टाइम के लिए है। नाउ डियर फ्रेंड्स, आवर टॉपिक इज टुडे फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव एंड मैन, दैट विल बी द हेल्पिंग वर्ब, मतलब जैसे मुख्य क्रिया का काम हेल्पिंग वर्ब का काम करती है हैज, हैव, और दूसरा इसके अंदर हैज हैव है वो मुख्य क्रिया काम करती है, और हैज़ टू हैव टू है वो आपको इन्फिनिटी लग करके, इन्फिनिट लग करके टू, और उसका हम वाक्य बनाया जिसके अंदर हमें फिक्स टाइम लगा करके वाक्य को कंप्लीट करना है, उसका अर्थ दूसरे तरीके से निकलता है। टुडे आवर टॉपिक ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज बीन फिनिश्ड एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक चीज जाते जाते बताता हूं कि इंडेफिनिट नाम क्यों है, इन टेंसों के नाम के आगे इंडेफिनिट क्यों है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, इसलिए इनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बोलते हैं। इसमें कोई मतलब निश्चितता नहीं होती है, और जिसके अंदर निश्चितता होती है उसके लिए मैंने आपको बताया, जैसे फिक्स टाइम दे दिया जाता है, कोई लगातार काम होता है। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जैसे मेन वर्ब की बात बता रहा हूँ, बहुत इजी कैच करोगे। केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है 3 के अंदर, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगती है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती, फर्स्ट फॉर्म तब लगती है जब डिड हेल्पिंग वर्ब लग जाते हैं, नहीं तो उसमें सेकंड फॉर्म आती है। केवल एक ही पास्ट इंडेफिनिट है जिसके अंदर सिंपल सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाकी 12 टेंसों में किसी में भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। इसको 2 रूप दे सकते हो कि डिड आने पर फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डिड लगने पर, और फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल लगने पर फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का क्लियर हो गया आपको, जैसे बेस फॉर्म बताया मैंने। सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है और किसी में लगती ही नहीं है साधारण वाक्य में। और थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस है 3, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन 3 में लगती है। उसके बाद में आईएनजी है वो आपके 2, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस जिसके अंत में आ जाता है उसमें आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। कितना इजी हो गया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म पर बेस फॉर्म प्लस आईएनजी। तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में डिड आने पर, और सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर, साधारण वाक्य होने पर पास्ट इंडेफिनिट। थर्ड फॉर्म परफेक्ट के अंदर लगती है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो कंटिन्यूस जिसके नाम के अंदर में आ जाता है। तो ये तो टेंस के वेरी सिंपल। मैन वर्ब का तो बता दिया, बाकी सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, तो पहचान आपको हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर जब आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे तो आपको पहचान आ जाएगी कौन सा टेंस है, और मैन वर्ब देखोगे तब भी पहचान हो जाएगी। इंग्लिश में तो यू कैन रिकॉग्नाइज विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मैन वर्ब, और हिंदी के अंदर आपके हिंदी वाक्य कहते में जो शब्द आता है उसे पहचान कर लेते हो। अब उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई, मैन वर्ब मिल गई, उधर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, बीच के अंदर कभी आर्टिकल, कभी इन्फिनिटी, कभी आपको प्रीपोजिशन और लगते रहते हैं, कभी कोई पैसिव सेंटेंस बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है। दैट इज द सेपरेट थिंग, वी विल डिस्कस लेटर ऑन दिस ऑल द टॉपिक्स ऑफ द ग्रामर। लेकिन नाउ आई हैव टॉट यू प्रेजेंट इंडेफिनिट, present continuous, present perfect. Tomorrow I will teach you present perfect continuous tense. Okay, my dear friends, please share it
try to like it, and I hope that you will understand it and get the benefit of this video. Okay, have a sound sleep and good night. Jai Hind.